हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग ये देखेंगे कि आपका इकोनॉमिक्स का स्ट्रैटेजी कैसे होना चाहिए। इसके पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल दिया है जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपका स्ट्रैटेजी इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से कैसा होना चाहिए और आपको कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं जिसमें आप इकोनॉमिक्स को प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे यूपीएससी के एग्जाम में 1/5 ऑफ द पेपर कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, हर साल 20 क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के आने वाले ही वाले हैं। वो दो दो तीन क्वेश्चन प्लस माइनस ऊपर नीचे होते रहता है। अगर आप उस 20 क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको पता चलेगा 12 से 13 क्वेश्चन स्टैटिक पोर्शन से होते हैं। जितना भी लोग बोल रहे हैं कि करंट अफेयर्स पढ़ लो, करंट अफेयर्स पढ़ लो, करंट अफेयर्स पढ़ लो, अल्टीमेटली अगर आपका स्टैटिक पोर्शन स्ट्रांग नहीं है, आप मान करके चलिए आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होने वाला है। थोड़ा डिमोटिवेटिंग फैक्टर लगेगा, बट ये बात सही है दोस्तों कि स्टैटिक पोर्शन ही आपका प्रीलिम्स क्लियर करवाता है। बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में आपको 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देने वाला हूँ जिसको आप कोई भी हालत में बिना पढ़े जान नहीं सकते हैं। ये 50 टॉपिक्स आप ट्राई कीजिएगा कि एग्जाम के पहले मिनिमम 2-3 बार रिवीजन करके ही जाए, क्योंकि जब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहती है तो एग्जाम में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को मार्क करने में बहुत आसानी होता है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। तो ये 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहला बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड। हर 2-3 साल में एक क्वेश्चन फिक्स है बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर में। हर 2-3 साल में यूपीएससी एक क्वेश्चन पूछेगा कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एनएफआई है वो कहाँ पे आता है, सर्विसेज में आएगा, गुड्स में आएगा कि रेमिटेंसेज में आएगा। रेमिटेंसेज किसके अंदर में आता है, यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछ लिया ये क्वेश्चन। ठीक है, आप कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट जो है उसमें कौन कौन से सब हेडिंग्स है, किसके अंदर में क्या चीजें आती है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, गुड्स जो है वो बस बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर में आता है, क्योंकि गुड इज कंसिडर्ड एज ए विजिबल। ठीक है, इनविजिबल में क्या क्या आता है, इनविजिबल में आपका आता है इनकम हो गया, आपके सर्विसेज हो गए, आपका जितने डोनेशन, गिफ्ट्स, रेमिटेंसेस होते हैं वो सब आते हैं। तो ये सब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको होना चाहिए करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के बारे में, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये सब के बारे में। ठीक है, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी ऑलरेडी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है कि कितना कन्वर्टिबिलिटी अलाउड है इंडिया में, कैपिटल अकाउंट का फुल कन्वर्टिबिलिटी अलाउड है कि नहीं है, करंट अकाउंट का कितना परसेंट कन्वर्टिबिलिटी अलाउड है, एसएस तारापुर कमेटी के बारे में आपको पढ़ना होगा। तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। ये जितने भी टॉपिक्स है ये सारा प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ वीडियोस है। मैंने सब ये सारे वीडियोस के साथ हम लोग आने वाले टाइम पे धीरे धीरे करके डील करेंगे, बट ये सारा वीडियोस मैं डाल दूंगा। जितना भी इंपॉर्टेंट 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसका सारा का वीडियोस डालूंगा ताकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहे आपको और आपको रिसोर्सेज पे दौड़ना नहीं पड़े। 3-4 रिसोर्सेज मिला करके मैंने प्रॉपर तरीके से वीडियोस बनाए और वो डाल दूंगा ताकि प्रॉब्लम रिसोर्सेज का नहीं हो आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन के बीच में डिफरेंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। हर साल एक क्वेश्चन फिक्स है। आप मुझे एक साल का पेपर दिखा दीजिए जिस दिन यूपीएससी ने डेप्रिसिएशन या डिवैल्यूएशन के ऊपर में क्वेश्चन नहीं पूछा है। डायरेक्टली यूपीएससी ने नहीं पूछा होगा, बट यूपीएससी ने कहीं ना कहीं वो ऑप्शंस में फ्रेम करके पूछ लेगा कि एक्सपोर्ट अगर बढ़ रहा है तो जब करेंसी डेप्रिशिएट होता है तो उस टाइम पे एक्सपोर्ट करना बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे चाइना अपनी करेंसी को हमेशा डेप्रिशिएट करके रखता है क्योंकि चाइना बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है और इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा कम करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन के बीच में डिफरेंस क्या है, उसका इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट क्या होता है। एफडीआई या एफआईआई जो है डेप्रिसिएशन के टाइम पे और ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी से पैसा लेकर के बाहर जाएंगे। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। बोरोवर्स के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है, लेंडर्स के ऊपर में क्या इंपैक्ट होता है, तो ये सब का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको होना चाहिए। इफेक्ट अगर आप पहले से पढ़ करके रखेंगे तो एग्जाम में हमें सोचने में कम टाइम लगेगा। अगर इफेक्ट पहले से पढ़ा हुआ नहीं रहता तो एग्जाम में हम लोग ज़्यादा सोचते हैं। उसके बाद में आपका आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ के बॉक्सेस के बारे में कि एम्बर बॉक्स क्या होता है, एसएनडी बॉक्स क्या होता है, ठीक है, आपका ग्रीन बॉक्स क्या होता है, ब्लू बॉक्स क्या होता है, ये सब बॉक्सेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेशनल ट्रीटमेंट और मोस्ट फेवर्ड नेशंस के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि नेशनल ट्रीटमेंट क्या एक कंट्री को हम लोग मोस्ट फेवर्ड नेशन, क्या एक कंट्री को हम लोग फेवर करें तो सब कंट्रीज को भी फेवर करना होगा जो मोस्ट फेवर्ड नेशन कंट्रीज की लिस्ट में आएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। ट्रिप्स एग्रीमेंट के बारे में पढ़ना होगा, ट्रिप्स के बारे में पढ़ना होगा। ट्रिप्स एग्रीमेंट जो है वो मेंस में भी कवर है। ठीक है, जीएस पेपर 3 में भी ट्रिप्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, बट आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी उसे पढ़ना होगा। कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब के बारे में छोटे छोटे टर्म्स आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चीजें होती है, किसका कितना टाइम लिमिट होता है, कितने पीरियड तक के लिए कंटिन्यू करती है, ये सब आप पहले से पढ़ के रखेंगे। उसके बाद में एशियान एआईबी के बारे में यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ लिया था कि इंडिया लार्जेस्ट बेनिफिशियरी है एआईबी का कि नहीं है। ऑलरेडी यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था। ब्रिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ब्रिक्स प्लस के बारे में पता होना चाहिए। ब्रिक्स प्लस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रिक्स था, अब चाइना कह रहा है कि चाइना का इनिशिएटिव है कि हम लोग एक ब्रिक्स प्लस बनाएंगे जिसमें 3 और कंट्रीज को ऐड करेंगे। ठीक है, एमएसपी करके मैंने एक ट्रिक बनाया था। वो 3 कंट्रीज कौन है, मैक्सिको, साउथ श्रीलंका और पाकिस्तान। ये 3 कंट्रीज को ऐड करके हम लोग ब्रिक्स को ब्रिक्स प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन पेंडिंग है, आ सकता है आने वाले टाइम में। ब्रिक्स प्लस
बहुत इंपॉर्टेंट है। G7 कंट्रीज के बारे में पता होना चाहिए। G20 के बारे में ऑलरेडी यूपीएससी ने 2021 के पेपर में पूछ लिया था कि G20 कंट्रीज में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, वो 4 ऑप्शंस यूपीएससी ने दिया था। अगर आपको वो कंट्रीज का नाम नहीं पता है तो फिर आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। FATF के बारे में पता होना चाहिए। हर 3-4 साल में घूम करके FATF के ऊपर में एक क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन यूपीएससी ये पूछ सकता है कि ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में क्या डिफरेंस है, ग्रे लिस्ट में कौन से कंट्रीज आते हैं, ब्लैक लिस्ट में कौन से कंट्रीज आते हैं। FATF जो है वो किसका बेसिकली किस बॉडी ने स्टार्ट किया था, ठीक है, कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली FATF इज वन ऑफ द पार्ट। तो ये सब क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए। जितने भी इंडेक्सेस है, CPI हो गया, WPI हो गया, IIP हो गया, आपका हाउसिंग प्राइस इंडेक्स हो गया, परचेजिंग पावर इंडेक्स है, परचेजिंग आपका मैनेजर्स इंडेक्स है, ठीक है, उसके बाद में वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स है। ये सारे इंडेक्सेस के बारे में क्वेश्चन आना चाहिए। हर 2 साल में क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। 2021 के पेपर में भी यूपीएससी ने पूछा था कि CPI और WPI के बीच में डिफरेंसेस क्या है, सर्विसेज किसके अंदर में कवर होता है, CPI के अंदर में कवर होता है कि WPI के अंदर में कवर होता है। यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा था कि वेटेज किसका ज्यादा है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स जो है वो किसके अंदर में आते हैं, WPI का वेटेज ज्यादा है फिर CPI का वेटेज ज्यादा है। तो 6 ग्रुप ऑफ आइटम CPI में आते हैं, WPI में 3 ग्रुप ऑफ आइटम्स आते हैं। तो ये सब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। ये सारे टॉपिक्स को डील करूंगा मैं प्रॉपर तरीके से, आपको बताऊंगा। नेशनल इनकम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि GDP, GNP, NNP ये सब के बीच में क्या अंतर है। डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे अगर मान लीजिए हम लोग NNP में तो क्या होगा, GNP से अगर हम लोग माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन को या फिर अगर हम लोग सब्सिडीज को ऐड करते हैं तो क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, हम लोग नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसीलिए इन्फ्लेशन सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब हर साल मैंने आपको बताया डेप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन, इन्फ्लेशन, ये एक ऐसा टॉपिक है कि यूपीएससी ऐसा कोई साल नहीं हुआ है कि जिस साल यूपीएससी ने इन सब टॉपिक्स के ऊपर से क्वेश्चंस नहीं पूछा है, ठीक है। फिलिप्स कर्व के बारे में आपको पता होना चाहिए कि फिलिप्स कर्व क्या इंडिकेट करता है कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में एक इनवर्स और एक स्टेबल रिलेशनशिप होता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। इफेक्ट्स के बारे में पढ़ना है आपको, रिलेशनशिप से ज्यादा आपको बेसिकली इफेक्ट्स के बारे में पढ़ना है कि इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। एक शू लेदर कॉस्ट होता है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए इन्फ्लेशन के बारे में जो आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन के टर्म्स में कंज्यूमर्स को फायदा होता है कि नहीं होता है, प्रोड्यूसर्स को नुकसान होता है कि नहीं होता है। ये सब चीजों के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। FDIs, FIIs आएंगे कि जाएंगे, ये सब पता होना चाहिए। एग्जाम टाइम हम लोग क्या करते हैं, पहले से पढ़ के नहीं रखते हैं, फिर एग्जाम टाइम पे सोचते हैं कि यार शायद ये क्वेश्चन उस टाइम पे कवर हुआ हो, शायद हम लोग दिमाग लगाएंगे बहुत ज़्यादा कि ऐसा होता होगा वैसा होता होगा। अगर पहले से हम लोग इफेक्ट पढ़ेंगे तो एग्जाम में कम सोचना होगा, और जो आपका टाइम बचेगा फिर वो टाइम को आप बाकी क्वेश्चंस में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो पता होना चाहिए। फिर हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन के बारे में हमें पता होना चाहिए कि हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन के बारे में बेसिकली पता होना चाहिए कि फूड फ्यूल किसके अंदर इंक्लूड होता है, हेडलाइन के अंदर इंक्लूड होता है कि कोर इन्फ्लेशन के अंदर इंक्लूड होता है। मनी सप्लाई सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना ही होगा। उसके बाद में मॉनेटरी पॉलिसी अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक और अनदर इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, जहाँ पे हर साल अगर आप देखेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर कुछ ना कुछ स्टेटमेंट के रूप में यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करता है। जैसे यूपीएससी ये पूछ लेगा बेसिकली कि CRR बढ़ने से या फिर रेपो रेट बढ़ने से, रिवर्स रेपो रेट बढ़ने से इन्फ्लेशन का क्या कनेक्शन है, ठीक है, इन्फ्लेशन के टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन में हम लोग परचेज करेंगे कि सेल करेंगे। तो ये सब क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेगा। बेस रेट MCLR के बारे में पढ़ना होगा। PSL नॉर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ठीक है किसका वेटेज ज्यादा है, एग्रीकल्चर का वेटेज कितना है PSL नॉर्म्स में, ये पता होना चाहिए। NPAs नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हर साल आजकल तो यूपीएससी का ट्रेंड हो गया कि हर 2-3 साल के ऊपर में NPAs बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, क्योंकि बैंक्स के NPAs बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो बहुत सारे इसके मेजर्स है, जैसे बैड मैन क्रिएट कर देना, पारा यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा था पारा के बारे में, ठीक है। स्ट्रेस एसेट्स के बारे में यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा है। स्पेशल मेंशन अकाउंट क्या होता है, SMA क्या होता है, ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पिछले साल के बजट में एक आपका NARCL के बारे में भी जिक्र किया गया था, वो NARCL के बारे में आपको पढ़ना होगा। तो ये इसीलिए NPA का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर फिस्कल पॉलिसी अनदर इंपॉर्टेंट एरिया, टैक्सेशन, GST हो गया, बेस इरोशन, प्रॉफिट शिफ्टिंग, DTA, ऑलरेडी DTA के ऊपर में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। पोएम के ऊपर में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। फिर गार हो गया, पाइगोवियन टैक्सेस हो गए, टोबिन टैक्सेस हो गए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पाइगोवियन टैक्सेस क्या होते हैं, ऐसे टैक्सेस जो बेसिकली नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज के ऊपर में लगते हैं। जैसे आपने इन्वायरमेंट को पॉल्यूट किया, ठीक है, जैसे डीजल के ऊपर में डीजल या पेट्रोल के ऊपर में अगर हम टैक्सेस लगा दिए क्योंकि वो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कर रहा है, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पाइगोवियन टैक्सेस। तो ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूपीएससी। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। GST आपको मेंस पर्सपेक्टिव से भी करना होगा, ठीक है। फिर आपको रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, इसके बीच में अंतर आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
फाइनेंस कमीशन, इसका 15th रिपोर्ट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप पढ़ लीजिएगा। मार्केट स्ट्रक्चर्स हो गया, बिजनेस साइकिल्स हो गया कि डिप्रेशन होता है, उसके बाद में रिकवरी का फेज आता है, फिर बूम होता है, फिर कैसे क्या होता है वो आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए, किस फेज में क्या होता है, इन्फ्लेशन के साथ में वो कैसे कनेक्टेड होता है। तो ये बिजनेस साइकिल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर करेंसी हो गया आपका, हार्ड करेंसी, हॉट करेंसी, हीटेड करेंसी, ये सब के बारे में पता होना चाहिए। जैसे रूपी, रूपी अभी बेसिकली आपका हीटेड करेंसी के अंदर आएगा, क्योंकि रूपी बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको करेंसी के बारे में नॉलेज होना चाहिए अच्छे तरीके से। उसके बाद में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर बात करूँ तो आरबीआई का मिनिमम क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, बैंक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, जितने भी सुपर इंपॉर्टेंट बैंक है। आप आज एक काम कीजिएगा, आप जाइएगा यूपीएससी का पास्ट टाइप क्वेश्चन निकालिएगा और आप देखिएगा कि हर साल यूपीएससी ने बैंक्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा ही पूछा है। ऐसा कोई भी साल नहीं है कि यूपीएससी ने बैंक्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा है। यूपीएससी या तो कोऑपरेटिव, इस साल भी यूपीएससी ने कोऑपरेटिव बैंक के बारे में पूछा था, उसके पहले यूपीएससी ने पेमेंट बैंक के बारे में क्वेश्चन पूछा था, उसके पहले यूपीएससी ने आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में क्वेश्चन पूछा। आने वाले टाइम पे डेवलपमेंट बैंक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि डेवलपमेंट बैंक के ऊपर में पेंडिंग है। अभी इस साल के बजट और इकोनॉमिक सर्वे अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें भी डेवलपमेंट बैंक के बारे में कहा गया था कि डेवलपमेंट बैंक्स को वापस रिवाइव किया जाएगा, ठीक है। जबकि डेवलपमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट अभी का नहीं है, बहुत पुराने समय से डेवलपमेंट बैंक बेसिकली काम कर रहा है। तो बैंक्स बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। रीजनल रूरल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस, आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, पेमेंट बैंक्स हो गए, लोकल एरिया बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स, फिर WLTF, इस सारे के बारे में आपको बहुत अच्छे से डीप में पढ़ना होगा। फिर आपके NBFC, सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस साल का पेपर में भी 2022 के पेपर में भी NBFC के ऊपर में एक क्वेश्चन था यूपीएससी का। डेवलपमेंट बैंक, शैडो बैंक, ये सब पढ़ना है आपको। बेसल नॉर्म्स हो गए, ठीक है, CRAR, ये सब के बारे में आपको पढ़ना है। इंद्रधनुष स्कीम हो गया, FSLRC कमीशन हो गया, बेस रेट एंड MCLR, क्वांटिटेटिव ईजिंग, टेपर टेंट्रम, मसाला बॉन्ड्स, महाराजा बॉन्ड जो आईएफसी बेसिकली लॉन्च करता है, वर्ल्ड बैंक के अंदर वन ऑफ द बॉडीज आईएफसी, और आईएफसी जो है वही आपका मसाला बॉन्ड और महाराजा बॉन्ड को लेकर के आता है, तो ये बात पता होना चाहिए, ठीक है। फिर ट्विन डेफिसिट क्या होता है, ट्विन बैलेंस प्रॉब्लम क्या होता है, बैंक्स और कॉर्पोरेट्स के बीच में जो प्रॉब्लम होता है उसे क्या कहते हैं, तो ये सब पता होना चाहिए। मनी मार्केट की जितने भी टर्म्स होते हैं, इस साल भी 2021 के पेपर में यूपीएससी ने मनी मार्केट के ऊपर में क्वेश्चन आया था। हर 2 साल में क्वेश्चन आएगा मनी मार्केट के ऊपर में कि कॉल मनी क्या होता है, कॉमर्शियल बिल्स क्या होते हैं, कॉमर्शियल पेपर्स क्या होते हैं, ट्रेजरी बिल्स क्या होता है, ठीक है। ट्रेजरी बिल्स के अंदर में क्या क्या चीजें आती है, डेटेड सिक्योरिटीज किसके अंदर में आएगा, ये कोई क्वेश्चन आ सकता है। क्या टाइम लिमिट होता है, 90 दिन होता है कि ट्रेजरी बिल कितने तरीके के होते हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। कॉमर्शियल पेपर्स जो होता है सेफ होता है कि अनसेफ होता है, तो ये सब आप क्राइटेरिया अगर आप चार्ट बना करके बेसिकली कवर कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। या फिर आप प्रॉपर तरीके से अगर एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो एग्जाम के टाइम पे आप कुछ ना कुछ तरीके से उसे मार्क कर देंगे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। वेज और मीन्स एडवांसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में फंड्स, आपका ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड हो गया, हेज फंड्स हो गए, वेंचर कैपिटलिस्ट हो गए, एंजल इन्वेस्टर्स हो गए, चिट फंड्स हो गए, CIS हो गया, आपका प्राइवेट प्लेसमेंट हो गया। तो ये सब जो जितने भी चीज़ें होती है ये सब के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ये जो एरिया है आपका फंड्स का, यूपीएससी इसमें से डायरेक्टली आपसे ये नहीं पूछेगा कि ये क्या होता है, इसे डिफाइन कर दो, बट यूपीएससी कोई स्टेटमेंट में ये पूछ सकता है कि एंजल इन्वेस्टर्स और आपका वेंचर कैपिटलिस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। यूपीएससी का 2022 के पेपर में भी यूपीएससी ने फंड्स के ऊपर में क्वेश्चन पूछा था, आप जाकर के पास या पेपर चेक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हो गए, FDIs, FPIs, QFIs, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, ये जितने भी है आपके क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स, ये सब के बारे में आपको डीपली पता होना चाहिए, ठीक है। कि 10% कैप कितना है, 10% ज़्यादा कोई भी अगर लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ FDI, और अनलिस्टेड कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट होता है दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ FDI, ठीक है। उसके बाद क्योंकि FDI में सेक्टोरल कैप होता है, आपने पढ़ा होगा 49% का कैप है, 74% का कैप है, बट FIIs के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे कैप सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। आपने सुना होगा कि इंश्योरेंस में 74% या फिर 49% FDI अलाउड होता है, क्यों, क्योंकि FDI में सेक्टोरल कैप है, बट दैट्स नॉट द केस विद FIIs। तो ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर मोनेटाइजेशन और डेफिसिट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन, सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक। मतलब अभी मोनेटाइजेशन और डेफिसिट के ऊपर में ऐसे भी चांसेस है कि 2023 या फिर 2024 के पेपर में यूपीएससी क्वेश्चन पूछे, क्योंकि 2022 के पेपर में पूछने का बहुत हाई चांसेस था, बट यूपीएससी ने 2022 के पेपर में पूछा नहीं, तो इसीलिए मोनेटाइजेशन और डेफिसिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आपको कुछ कुछ है जो मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, बट उसको आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी पढ़ना है, क्योंकि ये मान करके चलिए कि प्रीलिम्स का टॉपिक मेंस में रिपीट होता है, मेंस का टॉपिक प्रीलिम्स में रिपीट होता है, तो ये सब हम लोग पढ़ते नहीं है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, तो इसीलिए ये सब हमें प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी पढ़ना होगा। जितने भी इन्वेस्टमेंट मॉडल्स है, PPP हो गया आपका, ठीक है, फिर आपका EPC हो गया, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट मॉडल हो गया आपका, BOT हो गया आपका, बिल्ड ऑपरेट मॉडल हो गया, फिर कैलकुलेटर पैनल के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट मॉडल्स आप बेसिकली पढ़ लीजिएगा कि किसमें कितना परसेंटेज अलाउड होता है, कितना गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी और कितना प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूट करेगा। जैसे BOT में आई थिंक इट्स 40% कंट्रीब्यूशन कुछ है, क्योंकि BOT इज द कॉम्बिनेशन ऑफ EPC और एक और मॉडल होता है, उसको मिला करके बेसिकली बनता है, ऐसे कुछ है। एक बार आप चेक कर लीजिएगा कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है। शायद वो हैम मॉडल है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल।
ठीक है। फिर आपका FRBM एक्ट हो गया 2003 का, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। SEZ और NIMZ के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। और बजटिंग, ये यूपीएससी में मेंस के ऊपर में 2 बार पूछ लिया, एक बार आउटकम बजटिंग के बारे में पूछा था, एक बार पार्टिसिपेटिंग बजट के बारे में पूछा था। तो ये दोनों के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए कि आउटकम बजटिंग क्या होता है, पार्टिसिपेटिंग बजटिंग क्या होता है, जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होता है। तो ये सब क्वेश्चन अगर आप क्लियर करके रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी एग्जाम के टाइम पे। और यही 50 इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने ये 50 टॉपिक क्लियर कर लिया, तो अगर इकोनॉमिक्स का स्टैटिक का 12 क्वेश्चन आ रहा है तो 10 क्वेश्चन मिनिमम आप राइट करेंगे ही करेंगे, अगर आपने डीपली पढ़ा है और प्लेलिस्ट को पूरा फॉलो अच्छे तरीके से कर लिया है, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से मैं सारा वीडियोस डाल दे रहा हूँ। तो उसके बाद आपका 10 क्वेश्चन मिनिमम राइट होना फिक्स है, कि कोई रोक नहीं सकता है आपको, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है। आप खुद पास्ट ईयर पेपर निकाल करके चेक कीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। क्योंकि जब तक आप पास्ट ईयर पेपर खुद से निकाल करके चेक नहीं करेंगे, तब तक आप चीज़ों को प्रॉपर तरीके से समझ नहीं सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आप वो वीडियो देख लीजिएगा जिसमें मैंने आपको स्ट्रैटेजी के बारे में बताया कि आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, आपको इकोनॉमिक्स को अप्रोच किस हिसाब से करना है। और कोई भी अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप बेसिकली टेलीग्राम जाकर के व्योदम IAS के चैनल से निकाल सकते हैं। और इसी के साथ में इकोनॉमिक्स का दोस्तों इसे थोड़ा सीरियसली लीजिएगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ बट लिटरली बता रहा हूँ। देखिए एग्जाम में 2-3 ही टॉपिक है जिसके ऊपर में 2-3 ही एरियाज है जिसके ऊपर आप ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं। एक होता है पॉलिटी, एक होता है इकोनॉमिक्स। क्योंकि आजकल यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर बहुत ज़्यादा रैंडम आ रहा है, आप हिस्ट्री के ऊपर में ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं कि हिस्ट्री में क्वेश्चंस फिर भी आप कितना ही पढ़ लीजिए, आप मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर लीजिए या फिर आप स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से, फिर भी एग्जाम में क्वेश्चन इस हिसाब से आएंगे जिसके ऊपर आप ब्लाइंडली आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते। बहुत रैंडम हो गया है हिस्ट्री का पेपर सॉल्व करना। बट आप इकोनॉमिक्स के पेपर को, अगर आपने इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ा है, पॉलिटी अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, तो वहाँ पे आप शॉर्ट क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। ज्योग्राफी के क्वेश्चन को आप शॉर्ट मार्क कर सकते हैं। तो ये 3 एरिया आपका कभी वीक नहीं होना चाहिए, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी। बाकी एरिया अगर आपका थोड़ा वीक है तो चल जाता है काम, बट ये 3 एरिया आपका कभी वीक नहीं होना चाहिए। इसीलिए इकोनॉमिक्स को थोड़ा लाइटली मत लीजिए, इकोनॉमिक्स को थोड़ा अच्छे से पढ़िए। और इकोनॉमिक्स के मैंने बहुत सारे पिलर्स बताए आपको कि इकोनॉमिक्स को आपको एज अ इंडिविजुअल सब्जेक्ट में बस इकोनॉमिक्स ट्रीट नहीं करना है। इकोनॉमिक्स में हम एग्रीकल्चर भी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स के अंदर हम बजट इकोनॉमिक्स सर्वे भी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स के अंदर हमें पुराने जो बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स है उसे भी पढ़ने हैं जो 3-4 साल पुराने हैं, तब जाकर इकोनॉमिक्स का सेगमेंट हमारा प्रॉपर तरीके से कंप्लीट होता है। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए, और आप अच्छे से कीजिएगा तो ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये पता होना चाहिए कि रिपोर्ट्स के बारे में भी हम लोग डील करेंगे। 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हर साल यूपीएससी में रिपोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। 1 से 2 क्वेश्चन रिपोर्ट्स के ऊपर में फिक्स है कि हर साल यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा रिपोर्ट्स के ऊपर में कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है उसको कौन पब्लिश करता है, ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है उसे कौन पब्लिश करता है। तो ये 70-80 ऐसे रिपोर्ट्स होते हैं जिसमें 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स होते हैं। तो वो 50 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है वो मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। इसके साथ आपका पूरा इकोनॉमिक्स का चंक कंप्लीट हो जाएगा। इतना आप कर लीजिए, बात मान करके चलिए, आराम से आपका इकोनॉमिक्स का एरिया कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।